हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। एचपीजेबीटी कमीशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे और ये सीरीज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज आपके रिटन एग्जाम तक चलने वाली है। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। शब्द सत्यमेव जयते भारत के राज्य प्रतीक में लिया गया है। द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम। क्या ये उपनिषदों से लिया गया है, सामदेव से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है या फिर आपके रामायण से लिया गया है? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। सत्यमेव जयते जो है वो आपका उपनिषदों से लिया गया है। स्टूडेंट्स, मुंडका उपनिषद है। सत्यमेव जयते ये शब्द मुंडका उपनिषद से लिए गए हैं, जो एक भारतीय प्राचीन ग्रंथ है। फ्रेंड्स, इसे जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, सिकंदर तथा पोरस की सेनाओं ने किस नदी के विपरीत तट पर डेरा डाला था? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच हाइडेस्पेसस की लड़ाई लड़ी गई थी। आपको पता ही होगा, पढ़ा होगा आपने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झेलम नदी के तट पर ये डेरा डाला था। फ्रेंड्स, अगर आप बेस्ट प्रिपरेशंस जेबीटी कमीशन के लिए करना चाहते हैं, एक्सपर्ट्स के अंडर जिन्होंने जेबीटी कमीशन जैसे एग्जाम पास किए हैं और जिनके पास एनहेंस नॉलेज है इस एग्जाम को लेकर, उनके पास ऑथेंटिक आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें क्रैश कोर्सेज, वीडियो कोर्स क्लास आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लास आप अपने मोबाइल में जितनी बार देखिए अपने टाइम के शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और यही सबसे बेस्ट तरीका रहता है। लाइव क्लासेस हम किसी भी स्टूडेंट्स को प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि 20 मिनट की क्लास होगी, एक घंटा लग जाएगा। इसलिए रिकॉर्डिंग सबसे बेस्ट रहता है। और इतना ही नहीं, आपको नोट्स, एमसीक्यूज, जीके, एचपीएसएससी बेस्ड एमसीक्यूज, प्रीवियस पेपर एनालिसिस एमसीक्यूज कंप्लीट सब्जेक्ट्स के साथ रिपीटेड और स्पेशल एक्सपेक्टेड एडिशंस भी आपको इसमें मिलता है। कि ये सब कुछ देखने के बाद, पढ़ने के बाद एग्जाम क्रैक हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये टेस्ट आपके अधूरे हैं, ये टेस्ट आपके छूट गए। देखिए, इसमें आपके डेली टेस्ट भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। मॉक टेस्ट हो गए, शॉर्ट टेस्ट, ग्राफ टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट, अपडेटेड टेस्ट, वीकली, मंथली एचपीएसएससी के टेस्ट और साथ में आपकी ओएमआर शीट टेस्ट घर पे बैठ के आप लगा सकते हैं। हजारों स्टूडेंट्स लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारा एडिशन चाहिए ऑथेंटिक पैटर्न और टॉपिक वाइज सिलेबस के साथ, तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना या फिर एक्सपर्ट्स की एक बार राय जरूर ले लेना आप, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जैनवाद का त्रिरत्न कौन सा नहीं है? बताइए। देखिए, त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म की यहां पर बात हुई है, तो यहां पर पूछा गया कि नहीं है। तो मैं आपको एक बात यहां पर क्लियर कर देता हूं कि जो 3 रत्न है जैनिज्म के, एक आपका हो गया समग्र दर्शन, ठीक है? समग्र दर्शन का मतलब होता है सही विश्वास, यानी कि राइट फेथ, सही आस्था। उनका दूसरा है समग्र ज्ञान, यानी कि सही ज्ञान, राइट नॉलेज। और आपका है उनका तीसरा है सम्यक चरित्र, यानी कि सही आचरण, यानी कि राइट कंडक्ट। तो सही दृष्टि उनका नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि इंग्लिश में कहें तो राइट फेथ भी है, राइट नॉलेज, राइट व्यू नहीं है, और राइट कंडक्ट, सही आचरण, ठीक है? तो तीनों आपको पता होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी कि ये नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे यहां पर, महंतम विजयनगर शासक था। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, उठा लीजिए कोई भी क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बनते हैं यहां से। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? कृष्णदेव राय थे। उसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अपने गौरव के शिखर पर पहुंच गया था। उसने जितने भी युद्ध किए उनमें से उसे सफलता ही मिली। उसने ओडिशा के राजा को हराया और विजयवाड़ा पर कब्जा कर लिया। तो महंतम विजयनगर शासक था आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृष्णदेव राय। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे यहां पे, अकबर द्वारा निर्माण कराया गया इबादत
कहलाया। देखिए मुगल काल आपको अच्छे से पढ़ना है और यही टेस्ट आपके हो रहे हैं, जो अपडेटेड वर्जन में टेस्ट आपके हैं। तो अपडेटेड वर्जन के टेस्ट लगाने के लिए व्हाट्सएप पे एक बार जरूर कर लेना। देखिए इबादत खाना यानी कि अगर हम कहें तो पूजा का घर, जहां पे पूजा पाठ होती है, इबादत खाना। 1575 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा ये फतेहपुर सिकरी में विभिन्न धार्मिक आधारों के आध्यात्मिक नेताओं को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। ये एक टाइप का बैठक घर था ताकि धर्म की शिक्षाओं पर चर्चा आयोजित की जा सके। अकबर द्वारा निर्माण कराया गया इबादत कहलाया। तो ये क्या कहलाया था बताइए जल्दी से अब। तो देखिए दोस्तों ये कहलाया था आपका इबादत खाना। मैंने अभी आपको ये डिस्कस करवा दिया। क्लियर? नेक्स्ट देख लेना एक बार, जहां पे भी वर्शिप कंस्ट्रक्टेड की बात होगी, अकबर वॉज कॉल्ड इबादत खाना। ठीक है, पूजा का घर। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे शिवाजी की राजधानी थी, कहां पे थी? पूना, रायगढ़, सिंहगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स द कैपिटल ऑफ शिवाजी वाज, इसका सही आंसर होगा आपका रायगढ़। रायगढ़ यानी कि जहां पर एक इसको वर्ड में हम कह सकते हैं कि सत्तारूढ़ किला, भारत के महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र पर का ये किला है। ठीक है, जिसे मुरुम देव के नाम से जाने वाला ये किला, पहले इसको कहते थे किसके नाम से? क्योंकि क्वेश्चन बनता है मुरुम देव, याद रखना। मैं यहां पे क्या डिस्कस करवा रहा हूं कि रायगढ़ यानी कि इसको जो एक वर्ड है, अंदर का वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि सत्तारूढ़ किला कहां पे है? महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक पहाड़ी एरिया में है ये। ठीक है, जिसे पहले मुरुम देव के नाम से जाना जाने वाला यह किला लगभग 26 वर्षों तक छत्रपति शिवाजी के शासन में मराठा साम्राज्य की पहली राजधानी था ये, जिसके बाद राजधानी को रायगढ़ किले में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो याद रखना ये कंसेप्ट सारे, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन अगर मॉडिफाइड भी बनता है तब भी आपके पास आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रायगढ़। नेक्स्ट देखेंगे यहां पर राज तरंगिणी लिखी गई थी। अब यहां पर बहुत सारे अपडेटेड वर्जन में क्वेश्चंस आते हैं यहां से राज तरंगिणी से। राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? कलहण द्वारा, अलबरूनी द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा, कौटिल्य द्वारा, किसके द्वारा लिखी गई थी राज तरंगिणी? फ्रेंड्स राज तरंगिणी यानी कि संस्कृत राजाओं की नदी। ये थोड़ा सा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स। प्रारंभिक भारत का ऐतिहासिक क्रॉनिकल 1148 ईस्वी में कश्मीरी ब्राह्मण कलहण द्वारा संस्कृत कविता में ये लिखा गया था। ये किस में लिखा गया था? संस्कृत में। और ये टाइप की पोइम थी, कविता थी। ये किसने लिखा था? कश्मीरी ब्राह्मण कलहण ने। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स। और ये काफी, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जिसे उचित रूप से अपनी तरह का सबसे अच्छा और सबसे प्रमाणिक काम माना जाता था ये। ठीक है, राज तरंगिणी से क्वेश्चन बनते हैं। कश्मीर से ब्राह्मण था ये। ठीक है, 1148 में लिखा था, पोइम थी और एक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हड़प नीति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेना यहां पर। ठीक है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ, देख लेना इस क्वेश्चन को। यानी कि हड़प नीति सर्वप्रथम लागू की गई थी कौन से राज्य में की गई थी? सतारा के लिए, झांसी के लिए, अवध के लिए या फिर जौनपुर के लिए? देखिए द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी पहली बार 1848 में लागू किया गया था। डॉक्ट्रिन का जो सिद्धांत था वो लॉर्ड डलहौजी ने 1848 और 1856 में पेश किया था। सतारा पहली प्रिंसली स्टेट थी जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी नीति लागू की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी की बात अगर हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य हड़प नीति या फिर गोद प्रथा, इस नीति की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि जिन शासकों का उत्तराधिकारी नहीं होता था वे पुत्र को गोद नहीं ले सकते थे। इस नीति को
इस पॉलिसी को लागू करने के लिए डलहौजी ने सभी भारतीय राज्यों प्रिंसली स्टेट्स को 3 भागों में यहां पे डिवाइड किया था। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे यहां पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। क्या है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस? क्या फेडरल है, क्वासी फेडरल है, यूनिटरी है या फिर प्रेसिडेंशियल है? बताइए जल्दी से क्या है फ्रेंड्स, जल्दी से सोच रहे हैं आपने। ये एक सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक के साथ लोकतांत्रिक गणराज्य है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को लागू ये किया गया था। इनकी केम इनटू फोर्स 1950। लेकिन जब इसको अडॉप्ट की बात होगी, ठीक है, इनकी अपनाने की बात होगी, तो याद रखना 26 नवंबर 1949। क्लियर? चलिए, और ये क्या है क्वेश्चंस का देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपका, क्वासी फेडरल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और जेबीटी कमीशन से संबंधित सभी प्रश्न सीरीज व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं आप सभी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां पर भारतीय संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है क्योंकि दो नामों के बीच में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। एक आपका सच्चिदानंद सिन्हा के नाम में कंफ्यूजन होती है और आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, क्योंकि क्वेश्चन मॉडिफाइड होता है हमेशा ही। फ्रेंड्स ध्यान से सुन लेना, संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक की। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था इसमें और एक अलग राज्य यानी कि पाकिस्तान पर जोर दिया। इस प्रकार बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया। सबसे पुराने सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांसीसी प्रथा के अनुसार विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, सिर्फ अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। बाद में 11 दिसंबर 1946, ठीक है, 1946 बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच सी मुखर्जी को विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखनी है। जो सच्चिदानंद जी थे उन्हें सिर्फ यहां पर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था, लेकिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच सी मुखर्जी को विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें सारी क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों के मूलभूत अधिकारों पर कौन अंकुश लगा सकता है? फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस रेस्ट्रिक्ट हु कैन? बताइए, क्या ये पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर नन ऑफ दिस? फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन संविधान द्वारा प्रदान किए गए उचित आधारों पर उन्हें संसद द्वारा कम या प्रतिबंधित किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है संसद के द्वारा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये काम कौन कर सकता है, अंकुश कौन लगा सकता है? आपकी पार्लियामेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती? कौन नहीं कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है? राष्ट्रपति आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, राज्यपाल की कर सकता है, सेना प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ आर्मी की कर सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर सकता है। बता दीजिए फिर कमेंट बॉक्स में कौन कर सकता है? लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा को कौन अपॉइंट यहां पे कर सकता है? बताइए, 132 लिखिए कमेंट बॉक्स में, सभी लिखिए, सभी। चलिए नेक्स्ट यहां पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में कौन सा सदन जनता द्वारा चुना गया सदन है? देखिए इंपॉर्टेंट है, विच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज अ हाउस इलेक्टेड बाय द पीपल? कि राज्यसभा, लोकसभा, ए बी दोनों या फिर नन ऑफ दीज? देखिए
लोकसभा मताधिकार के आधार पर डायरेक्ट इलेक्शंस द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी है। लोकसभा जो है आपकी वो मताधिकार के आधार पर डायरेक्ट इलेक्शंस द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी है। तो यानी कि आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है आप सभी ने। बताइए जुडिशरी का काम क्या है। कानून बनाना है, कानून का निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, या फिर कोई आदेश देना है, या फिर कोई लागू करना है कानून। बताइए क्या है। सिंपल सी बात मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जुडिशरी का काम कानूनों की व्याख्या करना है और डिस्प्यूट्स को सुलझाना है। तो अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। निर्णयादेश, ऑप्शन नंबर सी, कानून का निर्णयादेश, ठीक है, उनका व्याख्या करना है, ठीक है, जुडिशरी का मेन काम है। और डिस्प्यूट जो भी विवाद है, डिस्प्यूट्स को सुलझाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। याद रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। कई बार ऐसा भी एग्जामिनर पूछ लेता है ऑप्शन नंबर डी, क्या ये सभी सही हैं, उपरोक्त सही, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे लो टाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है ये टाइड्स? देखिए पहले तो देख लीजिए, क्या ये वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मॉडरेट होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। लो टाइड्स क्या होते हैं आपकी? लो टाइड्स बताइए। देखिए कोस्टल एरिया में समुद्र के पानी के गिरने का जो लो टाइड्स है हम उसे कहते हैं। क्लियर हुई बात? जो भी आपके तटीय एरिया है, ठीक है, कोस्टल एरिया है, समुद्र के पानी के गिरने को लो टाइड्स कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं? वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्या होते हैं ये बताइए? ये आपके वीक होते हैं, ठीक है। लो टाइड्स आर वीक, दुर्बल होते हैं। और जेबीटी कमीशन के लिए अगर अभी तक भी आपके कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज आ रही है तो जल्दी से व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। हो सकता है कि आपका किया हुआ व्हाट्सएप आपको सही गाइड यहां पर कर दे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पृथ्वी अपनी धुरी पर परिभ्रमण करती है निम्न झुकाव पर। इंक्लिनेशंस ऑफ बताइए 21.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 27 डिग्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 23.5 डिग्री। और ये झुकाव ही पृथ्वी पर ऋतुओं के लिए आपका जिम्मेदार है, जो भी आपके सीजन होते हैं, ठीक है। सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, बसंत, ठीक है, इसी के कारण ये ऋतुएं बनती हैं। ऋतु परिवर्तन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अगर यहां पर गर्मी है तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं सर्दी का माहौल भी होगा। अगर यहां पर सर्दी है तो कहीं ना कहीं गर्मी भी होगी। और जो ऋतु परिवर्तन है वो इसी डिग्री के कारण बनता है। क्लियर? जो आपका अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस है। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से वन साइक्लोन रोधी हैं, रेजिस्टेंट टू साइक्लोन्स फॉलोइंग फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट है। क्या ये एल्पाइन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट है, या फिर मॉनसून फॉरेस्ट है? देखिए जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स मैंग्रोव वन साइक्लोन और अन्य नेचुरल डिजास्टर्स जैसे टाइडल वेव्स हो गया, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हो गए के खिलाफ प्रोटेक्शन के रूप में कार्य करता है फ्रेंड्स। और उस एरिया में रहने वाले जानवरों और मनुष्यों की रक्षा करते हैं जहां मैंग्रोव वन बहुत अधिक पाए जाते हैं। वे पानी के टाइड यानी कि ज्वार को भी कंट्रोल करते हैं और मिट्टी के कटाव को कंट्रोल करने में ये हेल्प करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे यहां पर किस महासागर में मैरियाना समुद्री खाई अवस्थित है। मैरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन विच ओशन? क्या ये इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, या फिर आर्कटिक ओशन? बताइए फ्रेंड्स मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में पृथ्वी पर सबसे डीपेस्ट लोकेशन है। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि आपका प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है
बाल्टोरो ग्लेशियर की यहाँ पर बात हो रही है। क्या ये काराकोरम पर्वतीय क्षेत्र में, पामीर पर्वतीय क्षेत्र में, शिवालिक क्षेत्र में, या फिर एल्प्स में, कहाँ पे होता है? जल्दी से बताना इसका सही आंसर, जल्दी से देखिए फ्रेंड्स। बाल्टोरो जो ग्लेशियर है वो काराकोरम रेंज में है और ये गिलगित यानी कि आपका पीओके, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि पामीर पर्वतीय क्षेत्र में, पामीर माउंटेन्स, ठीक है। बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है आपके ऑप्शन नंबर बी, पामीर पर्वतीय क्षेत्र में। क्लियर? इसका मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका सही आंसर हो सकता है काराकोरम पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बाल्टोरो ग्लेशियर जो है, जो मेरी नॉलेज में है, वो एक काराकोरम रेंज का एक हिस्सा है जो आपका गिलगित पीओके का में है, ठीक है। तो पामीर पर्वतीय क्षेत्र मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो उसका सही आंसर होगा काराकोरम पर्वतीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे कौन सी नदी भारत देश से बाहर बहती है? गंगा, कोसी, गंडक या फिर ब्रह्मपुत्र? जल्दी से बताइए। देखिए जो आपका ब्रह्मपुत्र है ये तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर ये बहती है, जो आपकी ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। तो बाकी तो सारी नदियों भारत की हैं, लेकिन जो आपकी जो ब्रह्मपुत्र है ये तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर ये बहती है, ठीक है। और इसका मुझे बता दीजिए कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए, ठीक है। और साथ में मुझे ग्लेशियर भी बता देना, ठीक है, क्योंकि ग्लेशियर भी बनता है। नहीं पता होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ग्लेशियर का नाम भी एक बार बता दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कितनी नॉलेज रख रहे हैं इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत की अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से व्याख्यायित किया जा सकता है, यानी कि डिस्क्राइब किया जा सकता है। इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है, सिंपल सी बात है, भारतीय व्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए आपने करना क्या है, HPSSC JVT कमीशन पोस्ट कोड 1075 के लिए ये सारा का सारा एडिशंस ले लीजिए, ठीक है। टाइम से पहले ले लेना, क्योंकि टाइम से पहले अगर आप ले लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि डेली टेस्ट भी आपके छूटने नहीं चाहिए। और अगर आपके इससे पहले के डेली टेस्ट छूट गए या फिर अदर और भी टेस्ट छूट गए तो भी आपको व्हाट्सएप पे सारे के सारे प्रीवियस टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और जुड़े रहना इस सीरीज के साथ, क्योंकि ये सीरीज आपको बहुत कुछ यहाँ पर देने वाली